अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी गार्ड वीगा सोर्स पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखा कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो हमें किस वजह से होता है, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स की वजह से। ये एड्स और एचआईवी जो होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एड्स की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसे हम एचआईवी पॉजिटिव कहते हैं। एड्स की जो आपके पास डिजीज़ है वो कब डिस्कवर हुई? 1984 में इसको डिस्कवर किया गया। फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया गया। डिस्कवर तो बेसिकली ये 1980 में ही हो चुकी थी, लेकिन 1985 में इसको आइडेंटिफाई किया गया। किसने आइडेंटिफाई किया? पॉस्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। यानी टीम जो एक पॉस्चर इंस्टीट्यूट फ्रांस में था वहाँ पे भी आइडेंटिफाई हुई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए में भी। 1986 में इस वायरस को जो है वो एचआईवी का नाम दे दिया गया। एचआईवी का कहने का मतलब ये कि प्राइमरी होस्ट्स ऑफ एचआईवी। एचआईवी सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचाता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है। आपको पता है, अच्छे से पता है कि इम्यून सिस्टम का सबसे मेजर कंपोनेंट जो है वो टी लिम्फोसाइट है, तो एचआईवी सबसे पहले उसे नुकसान पहुंचा देता है। इन एडिशन मैक्रोफेजेस एंड सर्टेन ब्रेन सेल्स में आल्सो भी इफेक्टेड। तो लिखा हुआ कि मैक्रोफेजेस या ब्रेन सेल्स भी इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं आपकी लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी में? सबसे पहला स्टेप है एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट। एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट, कौन 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 सी चीज़ अटैच होगी? ग्लाइकोप्रोटीन 120 इन्वेलप जो है वो CD4 प्रोटीन के साथ अटैच होगा। याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन 120 इन्वेलप जो होता है वो CD4 प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। लिखा हुआ कि नेक्स्ट द फ्यूजन ऑफ वायरल इन्वेलप विद द सेल मेम्ब्रेन टेक प्लेस एंड वायरॉन इंटर्स द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। दूसरे स्टेप में ये होता है कि वायरल इन्वेलप जो होता है वो किसके साथ फ्यूज हो जाता है, किसके साथ मिक्स हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन के साथ मिक्स हो जाता है। और वायरॉन जो होता है आपके पास वो इंडोसाइटोसिस में एंटर हो चुका है, यानी आपके सेल के अंदर दाखिल हो चुका है आपका एचआईवी का पार्टिकल। एक दफ़ा हम होस्ट सेल के इंटर हो जाए, यानी आप होस्ट सेल जो है वो एक पर्सन को कंसिडर कर लें, आपके अंदर एक दफ़ा जो है वो एचआईवी का ये वायरस एंटर हो गया है, तो फिर क्या हो जाएगा? एचआईवी पार्टिकल शेड इट्स प्रोटेक्टिव कोट दैट इज़ अनकोटिंग अकर्स। कहने का मतलब यह कि जब वो छुप के आपकी बॉडी में दाखिल होता है, एक दफ़ा आपके सेल के अंदर वो दाखिल हो गया, उसके बाद ये होता है कि वो अपनी सारी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स सब कुछ उतार के रख देता है। एचआईवी का जो वायरस आपके अंदर एंटर हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ कि दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल आरएनए इन साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद द वायरल एंजाइम्स। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि वायरल आरएनए और वायरल एंजाइम्स दोनों को वहाँ पे छोड़ देता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है कि इंजाइम जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं, वो क्या करता है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। इसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 4 में ये हुआ कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है तो जो वायरल जीनोमिक आरएनए था, यानी जो वायरल आरएनए था, वो टूट जाता है राइबोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, यानी दोबारा से उसकी डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन से वो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल डीएनए के अंदर चला जाता है। इंटीग्रेट्स का मतलब है कि होस्ट सेल डीएनए के अंदर चला जाएगा। इंटीग्रेशन इज मेडिएटेड बाय द वायरस इनकोडेड एंजाइम इंटीग्रेज। इंटीग्रेशन यानी अंदर जाने के लिए, मिक्स होने के लिए कौन सा एंजाइम हमारी मदद करेगा? इंटीग्रेज करेगा। मेडिएटेड का मतलब होता है मदद करना। अब जो अंदर डीएनए मिक्स हो चुका है, इंटीग्रेटेड डीएनए, हम उसे प्रोवायरस डीएनए कहते हैं। लिखा कि वायरल मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम प्रोवायरल डीएनए बाय द होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज। अब वहाँ से प्रोवायरल डीएनए जो आपके पास जो इंटीग्रेटेड डीएनए था, जो मिक्स हुआ डीएनए था जिसे हम प्रोवायरस कह रहे हैं, वहाँ से वायरल मैसेंजर आरएनए जो होता है वो मैसेज लेके निकलता है, ट्रांसक्राइब्ड होकर निकलता है। उसने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ना सिर्फ वायरल मैसेंजर आरएनए के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, बल्कि वायरल जीनोमिक आरएनए भी प्रोड्यूस होता है। वायरल मैसेंजर आरएनए जो होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं और इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स को देन तोड़ा जाता है किसी एंजाइम की मदद से, वायरस इनकोडेड प्रोटीएज की मदद से। वायरस इनकोडेड प्रोटीएज की मदद से तोड़ा जाता है ताकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बनाया जा सके। अब आखिर में क्या होता है कि मिच्योर वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाता है, यानी मिच्योर वायरस प्रोड्यूस हो जाता है आपकी बॉडी में। और जब ये मिच्योर वायरस एक जगह पे इकट्ठा होता है और उसके बाद जो होता है वो रिलीज हो जाता है बडिंग के प्रोसेस के जरिए से
होस्ट सेल जो आपकी ज़ाहिर सी बात है मैच्योर वायरस प्रोड्यूस हो चुका है आपकी बॉडी में एचआईवी का, तो आपके होस्ट का सेल साइज़ यानी आपके अंदर जो टी लिम्फोसाइट का साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपकी जो सेल का सारा वो होता है वो नॉन फंक्शनल होना जाता है। आगे लिखा है कि हेल्पर टी सेल जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं इम्यूनिटी को। मैंने आपको पहले बताया कि हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो मेजर कंपोनेंट इम्यून सिस्टम के, अगर वो ही हमारे पास जो होते हैं वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो होती है हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा एचआईवी जिसे आप एड्स कहते हैं, एड्स खुद कोई बीमारी काज नहीं करता। एड्स की वजह से आपको कोई बीमारी नहीं होती है, याद रखिएगा। एड्स क्या होता है, आपकी जस्ट इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, आपकी हेल्पर टी सेल्स को कमज़ोर कर देता है, उनके लड़ने की ताकत को कम कर देता है। जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी में किसी भी जरासीम से लड़ने की ताकत कम होगी तो हर तरह का जरासीम जो होता है वो आपकी बॉडी पर अटैक करता है। एड्स से खुद कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि एड्स की वजह से आपको और डिजीज़ हो जाती हैं जो आपके हेल्पर टी सेल्स की कमज़ोरी की वजह से होती हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखता है। ओवरऑल अगर मैं इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास टोटल यहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल 12 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप हमारे पास है जिसमें अटैच हुआ था ग्लाइकोप्रोटीन 120 इन्वेलप और CD4 प्रोटीन एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे। दूसरे स्टेप में ये हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो गया था। सेल मेम्ब्रेन की फ्यूज़ होने की वजह से आपके होस्ट के सेल यानी आप जो पर्सन है उनके अंदर वायरस एंटर हो चुका है। जब वायरस एंटर हो चुका होता है तो HIV पार्टिकल जो होता है, ये जो वायरस है आपके पास, ये अपनी सारी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स उतार के रख देता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के उतारने के बाद आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है और सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए देन डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बन जाता है। अब डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल में मिक्स हो जाता है, दाखिल हो जाता है और इंटीग्रेशन यानी आपकी मदद कौन करता है इसमें, इंटीग्रेज मदद करता है। जब हम डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को प्रो वायरस कहते हैं और प्रो वायरस से आपके पास क्या चीज़ें निकलती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं और उनको क्लीव किया जाता है और देन वायरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन, आखिर में आपके पास मिच्योर वायरस बन जाता है और ये मिच्योर वायरस जो होता है देन रिलीज हो जाता है और इसके बाद ये कहा जाता है कि आपके अंदर जो टी लिम्फोसाइट का साइज होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो होती है, आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ हमने लिखा है कि वायरस को 1986 में नाम दिया गया है, HIV का 1984 में डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हमने आइडेंटिफाई किया था पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट इन USA। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसने कहा कि सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो भी HIV से इफेक्टेड होते हैं। उसने लिखा कि रिसेंट स्टडीज शोज दैट वायरस इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाइज इन मंकी बट डज नॉट कॉज डिजीज इन देम होस्ट स्पेसिफिक। कहने का मतलब यह है, इस डिजीज़ के कहने का मतलब यह है कि कुछ रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं पिछले अरसे में, कुछ स्टडीज़ के ज़रिए से हमें ये पता चला कि HIV की जो यानी एड्स की बीमारी जो है वो मंकीज़ में भी एंटर होती है और वहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकती है, लेकिन डिजीज़ नहीं होती। मंकीज़ को कभी एड्स नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता कि एड्स की बीमारी जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है, यानी सिर्फ ह्यूमन्स को होती है एड्स की डिजीज़। मंकीज़ में ये जो आती है रेप्लिकेशन के बाद फर्दर डिजीज़ को काज नहीं करती। इट्स मीन एड्स इज़ होस्ट स्पेसिफिक या HIV इज़ होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे मैं अगर आप दिखाऊँ, यहाँ पे लिखा है कि एड्स की बीमारी जो है वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुई है 1980 में कुछ मेल्स में। वो मेल्स जो थे वो होमोसेक्सुअल्स थे, यानी सेम सेक्सिस में थे, सेम सेक्सिस होमोसेक्सुअल्स हो रही थी वहाँ पे, हेट्रोसेक्सुअल्स नहीं थे वो। इसकी वजह से होमोसेक्सुअल्स की वजह से वहाँ पे उनके पास कौन कौन सी सिम्टम्स आ रही थी मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। ये देखिएगा, निमोनिया था उनको, कैंसर था, वेट लॉस हो रहा था, उनके जबड़े या लिम्फ नोड्स जो थे वो सूज रहे थे और इस तरह की यानी उनका इम्यून सिस्टम नॉन फंक्शनल हो रहा था। फिजिशियंस ने या डॉक्टर्स ने कुछ मेल्स में इस बीमारी को डिस्कवर किया था जब उन्हें पता चला था कि ये सब के सब मेल्स जो हैं वो होमोसेक्सुअल्स हैं, दे आर नॉट हेट्रोसेक्सुअल्स, और उनको ये इस तरह की सिम्टम्स थी। बाद में लिखा हुआ कि नॉन होमोसेक्सुअल्स पेशेंट्स भी बाद में सामने आ गए। ऐसे पेशेंट्स जो नॉन होमोसेक्सुअल्स थे उनमें भी ये बीमारी डिस्कवर होगी, तो डॉक्टर्स को ये बात पता चली कि नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में ये बीमारी कहाँ से डिस्कवर हो रही है। वो ये हो रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो रही हैं, यानी एक ऐसा बंदा जिसको पहले से एड्स है, अगर आप उससे खून लेते हैं तो आपको भी वो बीमारी हो जाती है। तो उसने कहा कि नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में ये बीमारी कैसे ट्रांसफ़र हुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से, यानी खून की सप्लाई की वजह से। जाहिर सी बात है किसी पर्सन को कहीं खून ज़रूरत हो और अगर वो किसी एड्स के पर्सन का ब्लड ले लेता है तो उसको भी एड्स हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि ब्लड स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ब्लड पहले से चेक हो जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लूँगी। उम्मीद है आपको लाइफ साइकिल ऑफ HIV अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।